कहानी शुरू होती है एक चार्ल्स नामी बच्चे को दिखाते हुए, जो काफी घबराया हुआ था अपने डैड के बिहेवियर से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जुनून में आकर एक कब्र खोद रहे थे। हालत उनकी ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें पोसेस कर लिया हो। अब वो भागते हुए चार्ल्स के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनकी वाइफ उन्हें चार्ल्स के साथ कुछ बुरा करने के लिए रोक रही थी, पर वो अपनी वाइफ को भी मारते हुए अपने रास्ते से हटाकर चार्ल्स के कमरे में जाते ही चार्ल्स के सर पर किसी चीज से हमला करते हुए उसे जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद घसीटते हुए उसे उस कब्र तक लेके आते हैं जिसे उन्होंने खुद खोदा है। इससे पहले कि वो चार्ल्स को जिंदा दफन कर देते, पीछे से आकर चार्ल्स की मौत उन्हें ही गोली मारकर खत्म कर देती है। उनके मरने के 33 साल बाद दोबारा हम चार्ल्स को देखते हैं, जो एक शिप का सेलर है। अपनी फैमिली के साथ वो अपनी शिप में ही रहता है और हमें पता चला है कि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो चार्ल्स से कहती है कि हमारे बच्चों को एक घर की जरूरत है, हमें कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है और फिर चार्ल्स अपनी बेटियों को लेकर अपनी कजन के लिए एक बड़े से घर में आ जाता है। चार्ल्स के ये कजन मर चुके थे और अजीब बात ये थी कि चार्ल्स के इस इलाके में आने से इलाके के लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे, और वजह थी उनकी फैमिली हिस्ट्री। उसकी पूरी फैमिली को वर्म फोबिया था, जिसमें बेवजह उन्हें ये एहसास होता था कि उन लोगों को वर्म यानी कीड़े खा रहे हैं। मसला सिर्फ यही नहीं था, उनकी फैमिली में जो लोग काम करते थे वो लोग भी अजीब किस्म की एलर्जी से मरने लगे। ये एलर्जी इलाके के बाकी लोगों में भी फैली थी, और यही वजह थी कि इस इलाके के लोग चार्ल्स के कजन के मरने पे खुश थे। और जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि अभी उनकी फैमिली का एक और इंसान यानी चार्ल्स जिंदा है, तो इलाके वाले दोबारा खौफ में आ गए। दिखाया जाता है कि चार्ल्स को हर रात ये महसूस होता है कि उसकी आसपास वर्म्स यानी कीड़े फिर रहे हैं, और रात में उसे चूहों के भागने की भी आवाज सुनाई देती है, जिन्हें पकड़ने के लिए वो कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाता है, लेकिन उसके घर में कोई चूहे नहीं थे। साफ जाहिर था कि चार्ल्स को भी उसकी फैमिली की तरह वर्म फोबिया था। अगले दिन वो अपने बच्चों को टाउन में घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ कोई भी उनके पास नहीं आता। यहीं पर उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है जो बहुत बीमार थी, और टाउन वाले इसकी बीमारी का रीजन चार्ल्स की फैमिली को कह रहे थे। अगले दिन उनके घर में एक लेडी एक हाउसमेट का काम लेने आती है। हैरानी की बात थी, जब कोई इनके घर नहीं आना चाहता था, इन्हें देखना नहीं पसंद कर रहा था, ऐसे में खुद किसी का चार्ल्स के घर आना। असल में वो एक राइटर थी, उसने चैपलवेट नामी चार्ल्स के इस घर और चार्ल्स की फैमिली के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी, और वो अब इनके अंदर रहकर उन कहानियों की हकीकत जानकर खुद अपनी एक स्टोरी लिखना चाहती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद चार्ल्स अपनी बेटियों को चर्च लेकर जाता है। यहाँ पर भी कोई उन्हें चर्च के अंदर नहीं आने देता, यहाँ तक कि इस टाउन के सभी लोग मिलकर एक आदमी को चार्ल्स के खिलाफ भड़का देते हैं, जिसकी बेटी बीमार थी और उसकी वजह चार्ल्स की फैमिली को समझा जा रहा था। वो इन सब की बातों में आकर अपनी बेटी को बीमार करने का बदला रात में चैपलवेट हाउस यानी चार्ल्स के घर को जला कर लेने का फैसला करता है। वो घर के इर्द गिर्द पेट्रोल फेंक देता है, और जब वो घर को आग लगाने ही वाला था, तभी अचानक कोई पीछे से आकर उसे आग लगाने से बचा लेता है, और उसी के ऊपर उसी का पेट्रोल छिड़क कर उसी को जला कर मार देता है। सीन कट होकर अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पास एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था। उस बच्चे के हाथ पाँव नहीं थे। खैर, ये चार्ल्स अपनी बेटी को लेकर एक डॉक्टर के पास आया है, क्योंकि उसकी बेटी सही तरह से चल नहीं सकती। उसकी बीमारी का इलाज यहाँ के किसी डॉक्टर के पास नहीं था, और अपनी इसी कमजोरी की वजह से वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। चार्ल्स अपने बच्चों को स्कूल लेके गया है। स्कूल में टीचर उसके बच्चों का एडमिशन तो कर लेती है, लेकिन दिखाया जाता है कि स्कूल के बच्चे चार्ल्स के बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं रख रहे। ये चीजें चार्ल्स को भी डिस्टर्ब कर रही थी। वो इन चीजों का सोल्यूशन चाहता था, इसलिए वो शहर के मिनिस्टर से जाकर कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, सभी लोग हमारी फैमिली से डरते हैं, और मैं इन लोगों की गलत फहमियों को दूर करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे, मेरे पास बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज है और पैसा भी है। हमको शहर में ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे लोगों को जॉब्स मिले और लोगों का फायदा हो। मिनिस्टर जवाब में उसे कहते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी शहर वालों के साथ एक मीटिंग करवा देता हूँ, जिस मीटिंग में चार्ल्स की बातों पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अब घर आ जाता है, जहाँ रात में वही बीमार बच्चे जिसकी बीमारी की वजह चार्ल्स की फैमिली को कहा जा रहा था, वो उनके घर पे आती है। वो बार बार एक लफ्ज कह रही थी, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? चार्ल्स को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। चार्ल्स की मेट उस बच्चे को उसके घर छुड़ाती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बिल्कुल मरने वाली थी, और मरने से पहले वो अपनी फैमिली को बताती है कि स्टीफन बोन यानी चार्ल्स के कजन अभी भी जिंदा है। ये कहते ही वो तो मर जाती है, और उसकी फैमिली बाहर आकर शोर मचा देती है कि स्टीफन बोन अभी भी जिंदा है और उसने उनकी बेटी को मारा है। और इस गुस्से में सभी लोग आकर चैपलवेट हाउस पर यानी चार्ल्स के घर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। चार्ल्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो फौरन यहाँ से भागकर
अपने कजन की कब्र को खोदता है और ये देखकर शॉक रह जाता है कि सच में स्टीफन बॉन यानी उसके कजन वहाँ नहीं थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चार्ल्स अपने बच्चों को मारकर कब्र में फेंक रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहानी के स्टार्ट में चार्ल्स के डैड उसे जिंदा दफनाने वाले थे। वो डर कर उठ जाता है। पता चला है कि ये सारा उसका ख्वाब है और वो अभी तक अपनी कजन की कब्र पर है। चार्ल्स अब अपने कजन की पुरानी मेट के घर जाता है उससे सच्चाई जानने के लिए, क्या सच में उसका कजन मरा भी था या नहीं। तब मेट बता रही है कि स्टीफन बॉन ने यानी चार्ल्स के कजन ने उसकी आंखों के सामने अपनी जान दी थी, अपने आप को फांसी देकर। वजह थी उसकी बेटी जो सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी और ये गम स्टीफन बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके बाद स्टीफन के डैड यानी चार्ल्स के अंकल ने भी समुद्र में कूदकर अपनी जान खुद दे दी। अगर ये सारी कहानी सच थी तो आखिर स्टीफन की बॉडी गई कहाँ? चार्ल्स के ये सवाल करते ही वो औरत घबरा जाती है और उसे अपने घर से जाने को कह देती है। दूसरी तरफ मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों की कब्र पे बैठा है। इसी टाइम पर उसकी वाइफ के डैड उसे आकर चार्ल्स के खिलाफ भड़काने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि मिनिस्टर के बच्चों के मरने के पीछे बोन फैमिली का ही हाथ है। वो मिनिस्टर से कहते हैं तुम्हारे पास पावर है, तुम उसे इस शहर से निकाल सकते हो। लेकिन मिनिस्टर एक अच्छा इंसान था, वो फजूल में किसी भी इंसान को अपने घर से नहीं निकालना चाहता था। यहाँ रात में चार्ल्स के घर कुछ नकाबपोश लोग हमला कर देते हैं। वो चार्ल्स के घर पर पत्थर मार रहे थे, जिस हमले से चार्ल्स अपने बच्चों को तो बचा लेता है पर खुद वो जख्मी हो चुका था। हमला करने वालों की आवाजें उसकी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज से मिलती थी, इसलिए वो अगले दिन अब अपनी फैक्ट्री में जाकर सभी एम्प्लॉयज को धमका देता है कि आइंदा मेरी फैमिली से दूर रहना, वरना उनका बहुत बुरा हश्र होगा। यहाँ चार्ल्स का बेटा जो उसके ही गोदाम में खेल रहा था, उसके सामने यहाँ एक एप्पल खाती हुई पागल लड़की आती है जो उसे बार बार किसी बुक के ढूंढने का कह रही थी। वो घर आकर ये बात चार्ल्स को बताता है कि उससे कोई लड़की मिली जो उसे कोई बुक ढूंढने का कह रही थी। वो चार्ल्स को दिखाता है कि इस लड़की ने उसे वर्म वाले एप्पल भी दिए। चार्ल्स लड़की की कहीं कोई बुक ढूंढने वाली बात याद आती है। इस लड़की ने पहले चार्ल्स को भी कोई बुक ढूंढने का कहा था। जरूर वो बुक इनकी फैमिली के लिए खास है, इसीलिए शायद वो उसे ढूंढने का कह रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चार्ल्स के बेटे को उनके गोदाम में एक सुरंग मिली है। चार्ल्स जब उसे चेक करने के लिए जाता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये सुरंग उसके घर तक यानी चैपलवेट तक जाती थी। यहाँ एक कमरा था, जिस कमरे में जाने पर वो देखता है कि वहाँ बहुत से इंसानों की हड्डियां पड़ी थी, जिन्हें देखकर उसे ये बात मालूम हो जाती है कि स्टीफन बून यानी उसका कजन सच में अभी नहीं मरा था। वो यही रहता था और हर रोज रात को जब चार्ल्स को महसूस होता था कि उसके घर में चूहे हैं, तो असल में वो चूहों की आवाज नहीं थी बल्कि स्टीफन के चलने की आवाजें थी। चार्ल्स को लगता है कि स्टीफन की वजह से ही टाउन वाले उनसे भी डरते हैं, इसीलिए वो फैसला लेता है कि आज रात वो इसी टनल के अंदर रहकर स्टीफन के आने का इंतजार करेगा और उसे खत्म करके अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। इसी दौरान वो अपनी मेड रेबिका को भी पुलिस स्टेशन भेज देता है, पुलिस में ये रिपोर्ट करने के लिए कि स्टीफन सच में अभी तक जिंदा है। रेबिका जब पुलिस स्टेशन जाती है तो ऑफिसर उसे स्टेशन में नहीं मिलते। वो अब ऑफिसर के घर जाती है, वहाँ पे अजीब सन्नाटा था। वो अब उसकी वाइफ को चेक करने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ती है और देखती है कि उस लड़की के पीछे कोई आदमी खड़ा था, जो रेबिका को देखते ही इस घर से भाग जाता है। रेबिका उसका पीछा करती है और देखने पर पता चलता है कि ये आदमी भी कोई और नहीं बल्कि स्टीफन के फादर हैं, जिनके बारे में हमें पता चला था कि उन्होंने समुद्र में कूद के अपनी जान दी थी। ये स्टीफन और स्टीफन के डैड दोनों ही जिंदा हैं और इसी टाउन में है। चार्ल्स जो कि अभी तक सुरंग में स्टीफन का वेट कर रहा था, स्टीफन आज सुरंग में आता ही नहीं। वो आता है घर के अंदर चार्ल्स की बेटी के पास, जो अपने माजूर होने की वजह से हमेशा अजीब ही मूड में रहती थी। स्टीफन उसे मैनिपुलेट करना शुरू करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस बीमारी से जान छुड़वा सकता हूँ, इसके लिए बस तुम्हें मेरी बातें मानना होंगी। स्टीफन की ये सारी बातें सुरंग में चार्ल्स को भी सुनाई दे रही थी। वो इन आवाजों को पीछा करते हुए जल्दी से उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। यहाँ वो देखता है कि स्टीफन का चेहरा बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं लग रहा। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई हैं, साथ ही उसके दो बड़े बड़े वैम्पायर जैसे दांत भी हैं। इससे पहले कि चार्ल्स उसके ऊपर गोली चलाता, स्टीफन खिड़की के जरिए वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि फाइंड द बुक। चार्ल्स आगे बढ़कर इस वक्त उसके ऊपर गोली भी चलाता है, लेकिन वो देखता है कि इस गोली से और खिड़की से गिरने की वजह से भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह यहाँ से भाग रहा था और अगर वो इन सारे जानलेवा एक्सीडेंट्स के बाद भी जिंदा है तो इसका मतलब कि वो इंसान नहीं रहा। इस वाक्य के फौरन बाद वही लड़की अब चार्ल्स के घर आती है, जिसने उसके बेटे को एप्पल देकर बुक ढूंढने का कहा था। उसके साथ उसी जैसे कुछ लोग भी थे और वो चार्ल्स से कहती है कि तुम्हें यरूशलेम के लॉर्ड बुला रहे हैं और उसके कहने के बाद चार्ल्स की आंखों के सामने ही इस लड़की के इशारे पे
इस लड़की के साथ खड़ी हुई एक लड़की अपना गला काटकर अपनी जान दे देती है, जिसे देखकर चार्ल्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सीन अब कट होता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ चार्ल्स के ग्रैंडफादर हमें देखने को मिल रहे हैं। उनके हाथ में एक किताब है जिस किताब ने उन्हें पूरी तरह पोसेस किया हुआ है। इसी वजह से उनके नाक मुंह से खून भी निकल रहा था और वो यहाँ खड़े 2 लोगों को मार भी चुके थे। उनकी वाइफ ये खून खराबा रोकने के लिए पुलिस को यहाँ लेकर आते हैं और अपने हस्बैंड को ही मरवा देती है। ये वही बुक है जिससे सब लोग चार्ल्स को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चार्ल्स अपने बच्चों को रेबिका के घर छोड़ चुका था और खुद वो एक आदमी के साथ यरूशलेम के लिए निकल जाता है, जहाँ याकूत नामी किसी लॉर्ड ने उसे बुलाया था। यरूशलेम जाने पर चार्ल्स देखता है कि यहाँ पर बहुत से याकूत के फॉलोअर्स हैं जो सबके सब पागलों जैसी हरकतें कर रही है। इसके बाद वो लड़की जो याकूत का पैगाम उस तक लेकर आई थी वो उसे याकूत के पास लेकर जाती है। ये जगह जहाँ याकूत रहता था सच में बहुत डरावनी थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, हल्की हल्की रोशनी और साइड पर लटके हुए 2 जख्मी इंसान जिनके जिस्म से निकलने वाले खून को जमा किया जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पे फाइनली चार्ल्स को याकूत दिख जाता है जो कि कोई इंसान नहीं था बल्कि एक वैम्पायर था। वो चार्ल्स को अब उसकी फैमिली हिस्ट्री बताता है और कहता है कि तुम लोगों को हमेशा से वर्म फोबिया नहीं था। याकूत बताता है कि चार्ल्स के ग्रैंडफादर ने द बुक ऑफ वर्म नामी एक किताब पर खून से अपना नाम लिख दिया था। ये किताब कोई आम किताब नहीं थी, ये किताब अंधेरी दुनिया के गॉड तक जाने की एक चाबी थी। याकूत असल में इस किताब को पाकर इस दुनिया को अंधेरे में डुबाना चाहता था क्योंकि वैम्पायर्स अंधेरे में ही जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर ये किताब बोन फैमिली ने गुम कर दी। याकूत बताता है क्योंकि उस किताब पर तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपने खून से नाम लिखा था, इसीलिए वो किताब तुम्हारी फैमिली के लोगों को बुलाती है। मैंने उस किताब को पाने के लिए तुम्हारे कजिन और तुम्हारे अंकल दोनों को ही मरने के बाद वैम्पायर बनाकर जिंदा किया ताकि वो इस किताब को ढूंढ सके, पर वो किताब मरने वालों से बात नहीं करती। इसीलिए मैंने स्टीफन की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लगवाई ताकि तुम यहाँ आकर उस किताब को ढूंढकर मुझे दे सको। चार्ल्स भी उस किताब को ढूंढकर याकूत को देने से इनकार कर देता है क्योंकि याकूत के इरादे अच्छे नहीं थे। लेकिन जब याकूत उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है तो अब चार्ल्स थोड़ा पिघल रहा था। याकूत उससे कहता है कि अगर तुमने बिना चालाकी किए वो किताब मुझे ला दी तो मैं तुम्हारी फैमिली के ऊपर से सारे कर्ज हटा दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे करीब आने वाले लोग बीमार पड़ते हैं और तुम लोग वर्म फोबिया का शिकार हो। ये बातें सुनने के बाद ना चाहते हुए भी चार्ल्स उसकी बात मान गया था। यहाँ दिखाया जाता है कि चार्ल्स की बेटी रेबिका के घर से भागकर चैपल वेट में आ जाती है, यानी चार्ल्स और स्टीफन के घर पर, क्योंकि स्टीफन ने यानी उसके अंकल ने उसे उसकी बीमारी ठीक करने का लालच दिया था। वो अब उनके कहने पे कुछ भी करने को तैयार थी और स्टीफन अब उसे पकड़कर उसका खून पीकर उसे मार डालता है। यहाँ चार्ल्स जो यरूशलेम से वापस अपने शहर लौट रहा था वो रास्ते में अपनी बेटी की लाश को पड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह टूट चुका था। सीन कट होकर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम स्टीफन की बेटी को देख रहे हैं। पता चला है कि स्टीफन की बेटी की मौत उसके और उसके डैड की वजह से ही हुई थी। असल में उन दोनों को जब याकूत ने वैम्पायर बनाया और बुक ऑफ वर्म को ढूंढने के लिए भेजा तो उस वक्त ये बुक स्टीफन की बेटी ने कहीं छुपा दी थी और अब स्टीफन और उसके डैड मिलकर अपनी ही बेटी को टॉर्चर करने लगे थे ताकि वो उस बुक के बारे में बता दे। इन दोनों से डरते हुए वो घर में क्रॉस लेकर फिर रही थी और अचानक सीढ़ियों के पास आने पर उसका पाँव स्लिप हो जाता है, जिसके बाद गिरने की वजह से वो मर जाते हैं। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ चार्ल्स अपनी बेटी की डेड बॉडी को घर ले आया है। चार्ल्स अपनी बेटी की मौत से बहुत दुखी था, लेकिन फिर वो हिम्मत रखते हुए अपनी बेटी की बॉडी को समुद्र में बहाने के लिए ले जाता है। यहीं पर हम रेबेका को भी देखते हैं जिसके ऊपर चार्ल्स की बेटी को संभालने की जिम्मेदारी थी। वो ये पूरी नहीं कर सकी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। वो अब चार्ल्स और उसके बच्चों से माफी मांगती है, जिसके जवाब में चार्ल्स रेबेका से कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ मेरी बेटी को स्टीफन ने मारा है। असल में स्टीफन और स्टीफन के डैड दोनों ही वैम्पायर बन चुके हैं और ये काम याकूत का है। ये बातें जानकर रेबिका को खूब शौक लगा था। यहाँ दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर चैपल वेट की पुरानी मेड से मिलने के लिए आए थे। वो उससे स्टीफन के डैड की सच्चाई जानना चाहते थे, जिसने पुलिस ऑफिसर की वाइफ का खून पी लिया था। ये मेड उन्हें बताती है कि मैं काफी पहले से ही जानती थी कि स्टीफन और उसके डैड दोनों ही वैम्पायर बन चुके हैं, बस मैंने डरते हुए ये बात किसी को नहीं बताई। और अगर उन्होंने तुम्हारी वाइफ का खून पी लिया है तो अब वो भी वैम्पायर बन चुकी होगी और वो अब दूसरों का खून पिएगी और दूसरों को भी वैम्पायर बनाएगी। ये सुन पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है कि मेयर चर्च में किसी औरत से मिलने के लिए आए हैं। ये वही लड़की है जिसके पास कहानी के शुरू में एक एबनॉर्मल बच्चे की पैदाइश हुई थी। पता चला है कि ये बच्चा मेयर का ही है और वो इस औरत से ये शहर छोड़ के जाने को कह रहे हैं क्योंकि इस शहर में एक बड़ा खतरा आने वाला है और वो ये बात जानते हैं। उन्हें भी कहीं न कहीं इस बात की खबर मिल चुकी थी कि स्टीफन
और उसके डैड वैम्पायर बन चुके हैं, वो इस लेडी से कहते हैं कि तुम यहाँ से सेफली निकल जाओ, मैं कुछ दिन बाद तुम्हारे पास आऊंगा, यहाँ लोगों को मेरी जरूरत है। ये लड़की भी शहर से बाहर जाने की तैयारी में लग जाती है और रास्ते में दिखाया जाता है कि याकूत के लोग उसके बच्चे को उससे छीन लेते हैं और इस लड़की को यहीं पे मार देते हैं। सीन कट होकर हमें चार्ल्स और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि स्टीफन और अपने अंकल यानी दोनों वैम्पायर से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ स्टीफन या उसके डैड के बजाय चार्ल्स की अपनी बेटी आ जाती है जो स्टीफन के काटने की वजह से मरी थी और अब वो एक वैम्पायर बन चुकी थी, जिसका पीछा करते करते चार्ल्स पहुंच जाता है स्टीफन और अपने अंकल के पास, जो उससे कह रहे थे कि तुम उस बुक को ढूंढो और बुक को ढूंढने के बाद वो बुक तुम हमारे हवाले कर देना। अगर वो बुक तुमने हमें दे दी तो हम अपनी पूरी फैमिली को बचा लेंगे, लेकिन अगर तुमने वो बुक याकूत को दे दी तो वो तुम्हें मार डालेगा। सीन कट होकर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स के वीएन में हमेशा एक किताब और एक कब्र आती है। ये कब्र तब भी उसके वीएन्स में आया करती थी जब वो इस शहर में भी नहीं आया था। वो अब कुछ सोचते हुए उस कब्र को जाकर खोदता है तो फाइनली उसे वहाँ वो किताब मिल जाती है जिसके पीछे याकूत और सभी लोग पड़े हैं। इस किताब को उठाते ही चार्ल्स को एक वीएन आता है जिसमें वो देखता है कि पूरे आसमान के साथ साथ सूरज भी लाल हो चुका है और यही याकूत बहुत सारे इंसानों की लाशों के ऊपर चल रहा था। इस वीएन को देखने के बाद चार्ल्स समझ चुका था कि अगर उसने ये बुक याकूत को दे दी तो वो सारी दुनिया को खत्म कर देगा। वो इस बुक को किसी को भी ना देने का डिसाइड करता है और जैसे ही इस कब्रिस्तान से जा रहा होता है तो उसके सामने उसकी बेटी स्टीफन और उसके डैड आ जाते हैं। ये लोग खुद कब्रिस्तान के अंदर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अंदर बहुत से क्रॉस लगे हैं जिनसे ये वैम्पायर्स डरते हैं। स्टीफन चार्ल्स से कहता है कि तुम शराफत से ये बुक हमें दे दो, अगर तुमने ये बुक कहीं और छोड़ दी तो ये मेरे या याकूत के हाथ लगी जाएगी। यहाँ पर चार्ल्स को ये भी बात मालूम होती है कि स्टीफन के इरादे भी याकूत से कम नहीं थे। वो भी यहाँ अंधेरी के गॉड को बुलाकर इस दुनिया पे हुक्मरानी करना चाहता था। वो इस हुकूमत की लालच चार्ल्स को भी देता है, लेकिन चार्ल्स बुरा इंसान नहीं था। वो इस किताब को अब अपने साथ चैपलवेट ले जाता है। यहाँ दिखाया जाता है याकूत को जिसे अपने बॉयफ्रेंड से ये बात पता चल चुकी है कि चार्ल्स ने उस किताब को ढूंढ लिया है जिसकी मदद से वो अंधेरी के गॉड को इस दुनिया में बुला सकेंगे। वो यहाँ अब अपनी पूरी टीम को तैयार करता है और कहता है कि रात में हम लोग चैपलवेट पे यानी चार्ल्स के घर पे हमला कर देंगे और फिर उस किताब को लेकर अपने सभी अरमान पूरे करेंगे। चार्ल्स यहाँ घर आ चुका था और रेबिका को बताता है कि अब क्योंकि हमें ये किताब मिल चुकी है इसीलिए हमारे ऊपर रात में काफी सारे वैम्पायर्स भी हमला कर सकते हैं। हमें किसी तरह बच्चों और इस घर को सेफ रखना होगा और साथ ही हम ये किताब किसी को नहीं दे सकते। ये किताब एक तबाही है। ये सभी लोग मिलकर अपने घर के इर्द गिर्द बहुत से क्रॉस बना देते हैं ताकि वैम्पायर डरकर उनके घर पे ना आए। रेबिका यहाँ नोटिस करती है कि जब से वो किताब चार्ल्स के हाथ में है चार्ल्स का बिहेवियर काफी अजीब होता जा रहा है। वो उससे इस किताब को तबाह करने को कहती है। चार्ल्स को उसका ये आइडिया पसंद आता है और जब ये बुक को जलाते हैं तो हैरान कुन तौर पे वो बुक जलती ही नहीं। यहाँ हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसको ये खबर मिली है कि यरूशलेम के अंदर याकूत के साथ बहुत सारे वैम्पायर्स रहते हैं। वो खबर देने वाले अपने साथी को बताता है कि मैं ये बात जानता हूँ, देखो उन वैम्पायर्स ने मेरी वाइफ के ऊपर भी हमला करके उसे वैम्पायर बना दिया है। अभी वो यही बात कर रहे थे कि अचानक शहर के अंदर एक गाड़ी आती है। ये मेयर की गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी थी जिसे देखते ही मेयर उसके पास दौड़ा चला जाता है, उसे गले लगाता है और ये सारा नजारा देखकर मेयर की वाइफ के डैड उसे खूब बुरा भला कहते हैं क्योंकि मेयर ने उनकी बेटी को धोखा दिया था। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्टीफन के डैड और चार्ल्स की बेटी तीनों मिलकर किसी आदमी को पकड़कर उसका खून पी रहे थे। ऐसा कहते हुए उन्हें उनकी पुरानी मेयर देख लेती है और इससे पहले कि वो यहाँ कोई रिएक्ट करती ये वैम्पायर्स उसे भी पकड़कर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ याकूत और उसकी टीम जो कि चैपलवेट पे हमला करने के लिए आगे बढ़ी थी वो भी रास्ते में एक आदमी को पकड़कर उसका खून पीकर अपनी पेट पूजा करते हैं। सीन्स दोबारा अब चार्ल्स की फैमिली की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ चार्ल्स की उस बुक की वजह से हालत काफी खराब हो चुकी है। उसकी हालत को देखते हुए रेबेका ये डिसाइड करती है कि वो उसके बच्चों को लेकर इस घर से चली जाएगी ताकि उसके बच्चे सेफ रहें। और जब ये बात करने के लिए चार्ल्स से बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर चार्ल्स ने बहुत सी फांसियां लगाई हुई थी और यहीं पर पुलिस इंस्पेक्टर की वैम्पायर बनी वाइफ को भी बांधा गया था। रेबेका किसी तरह उसे रिलैक्स करने में कामयाब होती है और उससे वो किताब लेकर वो इंस्पेक्टर की वाइफ के साथ बांध देती है। इस सब के बाद चार्ल्स जैसे बेहोश हो गया था। होश आने पर उसे पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर और मेयर दोनों ही उसकी मदद को चैपलवेट के अंदर आ गए थे। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर बेसमेंट में जाकर अपनी वाइफ को अपना खून पिलाता है ताकि वो जिंदा रह सके, जबकि मेयर अभी तक अपनी फ्रेंड के मरने के सदमे में है। इन्हीं सब बातों के दौरान हमें दिखाया जाता है कि स्टीफन उसके डैड चार्ल्स की बेटी के साथ
साथ मिलकर चैपलवेट के ऊपर हमला करते हैं। चार्ल्स के अंकल जिस रस्सी के जरिए घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग उसी रस्सी के जरिए उस वैम्पायर को घर के अंदर खींचते हुए चार्ल्स उसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और उसका सर जिस्म से अलग करके चैपलवेट से बाहर फेंक देता है। और कुछ देर बाद ही याकूत की पूरी टीम यानी बहुत से वैम्पायर चैपलवेट के इर्द गिर्द फैल जाते हैं। घर के अंदर चार्ल्स सबको बताता है कि वो सिर्फ चैपलवेट को और उस किताब को बचाना चाहता है, वो याकूत या उनके साथियों से नहीं लड़ना चाहता। दिखाया जाता है कि वो वैम्पायर खिड़कियों और दरवाजों के जरिए घर के अंदर आ रहे थे, जहाँ ये सब गोलियों से उनके सर के ऊपर हमला करके उन्हें मारना शुरू करते हैं। अभी ये जंग इतनी बड़ी ही नहीं थी कि अचानक ही सब लोग नोटिस करते हैं कि सभी वैम्पायर ये जगह छोड़ कर जा रहे हैं। वो नीचे बेसमेंट में जाकर चेक करते हैं, जहाँ पहले बहुत से वैम्पायर थे। उन्हें यहाँ चार्ल्स का बेटा बैठा दिखाई देता है, जो चार्ल्स को बताता है कि यहाँ लोवा यानी उसकी बहन आई थी। उसने कहा कि अगर मैं वो बुक उसे दे दूं तो वो हमारी पूरी फैमिली को बचा लेगी, इसलिए मैंने उसे वो बुक दे दी। ये सुन चार्ल्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो भागते हुए घर के बाहर आता है और देखता है कि उसकी वैम्पायर बनी बेटी वो किताब याकूत को दे चुकी है, क्योंकि याकूत ने भी उसे यही वादा किया था कि अगर वो बुक अपनी फैमिली से लाकर उसे दे देती है तो वो उसकी फैमिली को छोड़ देगा और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। लेकिन यहाँ याकूत तो अपनी सारी बातों से मुकर चुका था, जो सुनकर इस बच्ची को गुस्सा आता है। वो गुस्से में याकूत से कहती है कि देखना, मेरे डैड इस किताब को लेने जरूर आएंगे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस दुनिया में अंधेरा आ जाए। यहाँ चैपलवेट के अंदर चार्ल्स बिल्कुल टूट चुका था और यहाँ पे रेबिका उसे आइडिया देती है कि हमें टाउन के लोगों से जाकर मदद मांगनी चाहिए। उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि वैम्पायर उनके इस एरिया के ऊपर हमला करने वाले हैं, जिस मकसद के लिए ये लोग पुलिस ऑफिसर की बीवी को सबके सामने लेकर आते हैं। उसे जैसे ही सूरज की रोशनी के सामने किया जाता है तो वो जलकर मर जाते हैं और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये सब देखने के बाद बहुत से लोगों को चार्ल्स की बातों पे यकीन आ गया था और वो अब चार्ल्स का साथ देने को भी तैयार हो गए थे, ताकि वो याकूत से उस किताब को वापस ले आए। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि मेयर की वाइफ ने अपने हस्बैंड यानी मेयर को जहर देने के साथ साथ खुद भी जहर खा लिया, जिस वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ वो पुलिस ऑफिसर जो चार्ल्स का साथ दे रहा था, अब वो भी जंग के लिए पहले की तरह तैयार नहीं था। वो अपनी वाइफ की मौत की वजह से बहुत ज्यादा टूट चुका था। सिंकेट होकर यूएसएलएम में दिखाया जाता है कि याकूत अपना डार्क रिचुअल कर रहा है अंधेरे के गॉड को इस दुनिया में बुलाने के लिए। साथ ही वो यहाँ पर काफी सारे इंसानों को वैम्पायर में भी बदल देता है, जबकि दूसरी तरफ चार्ल्स अपनी एक टीम बनाकर याकूत के साथ लड़ने के लिए निकलता है और पीछे शहर में वो बाकी सभी लोगों को चर्च में रहने का कहता है, क्योंकि वो जानता था कि स्टीफन यानी उसके कजन यहाँ लोगों पर हमला करने के लिए जरूर आएंगे। यहाँ चार्ल्स और शहर वाले याकूत के इस चर्च में पहुंचे ही थे कि अचानक से सूरज ग्रहण हो जाता है, जिसका साफ मतलब था कि याकूत का जादू काम कर रहा है। यही पर बहुत से वैम्पायर्स भी उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। जहाँ उनसे लड़ते हुए चार्ल्स को ये बात मालूम होती है कि वैम्पायर्स के दिल पे हमला करने से वो लोग मर जाते हैं। इसी जगह पे रेबिका को भी उसके डैड दिखते हैं और उसे ये देखकर अफसोस होता है कि उसके डैड हमेशा से याकूत को फॉलो करते थे। इस चर्च के अंदर आकर चार्ल्स देखता है कि याकूत के पास उसकी बेटी खड़ी थी। वो अपनी बेटी से मदद मांगता है और इससे पहले कि यहाँ कुछ हो पाता, पीछे से याकूत के एक साथी चार्ल्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर यहाँ चार्ल्स को उसकी बेटी बचा लेती है और मौका पाते ही यहाँ चार्ल्स याकूत की गर्दन पर हमला कर देता है। जहाँ याकूत तो मर जाता है, लेकिन दिखाया जाता है कि सारी लड़ाई के दौरान स्टीफन उस बुक को चुरा चुका है और वो खुद अब अंधेरे के गॉड को बुलाना चाहता है। लेकिन वक्त रहते ही यहाँ पर भी चार्ल्स पहुँच जाता है। वो उसके मारते हुए उससे अपनी किताब वापस ले लेता है। वैम्पायर्स अब मर चुके थे, जिसके बाद वो यरूशलेम के इस चर्च को जलाते हुए अपने टाउन की तरफ वापस बढ़ता है। उसने दुनिया को एक बड़ी तबाही से तो बचा लिया था, लेकिन वो अपनी फैमिली को बुक के कर्ज से नहीं बचा पाया था। चार्ल्स नहीं चाहता था कि उसकी आगे नस्ल के बच्चे इस बुक की वजह से तंग हो या ये बुक उनको अपने पास बुलाए, इसलिए वो अब अपने बच्चों की जिम्मेदारी रेबिका को देते हुए अपनी वैम्पायर बनी बेटी के पास आता है और उससे उसका खून पीने को कहता है, ताकि वो खुद भी एक वैम्पायर बन सके। ऐसा करने के बाद उसने एक डॉक्टर को अपने घर बुलाया, क्योंकि वो अब अपने जिस्म के अंदर उस बुक को रखवाना चाहता था, क्योंकि वो इस बुक के मामले में किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता था। वो अब इस बुक का पर्सनल कीपर बन चुका था, जिसके बाद चार्ल्स अपनी ही कब्र खोदकर उसके ऊपर अपने नाम की स्लेब लगा देता है। इसका मतलब था कि चार्ल्स अब इंसानों के लिए मर चुका है। वो एक वैम्पायर बन चुका था। वो अब अपनी फैमिली को गुड बाय कहते हुए एक बोट से समुद्र के अंदर चला जाता है। वो हमेशा से एक सेलर ही रहा था, समुद्र में रहना उसके लिए मुश्किल नहीं था और उसे यहाँ से जाता दिखाते हुए ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।